नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट चैनल में। मित्रों, आज का वीडियो है हिंदी की ध्वनियों पर यानी स्वर्ण विज्ञान पर आधारित, जिनको अंग्रेजी में फोनोलॉजी भी कहा जाता है। तो हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं और जो प्रश्न रिपीटेड हुए हैं उन्हीं का यहाँ व्याख्यात्मक हल दिया जा रहा है। तो आप इसको देखें और देखें आपका कितना क्वेश्चन सही जाता है। प्रश्नों की संख्या 30 है और बीच बीच में व्याख्या भी इसकी की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा ध्वनि, बी प्रतिध्वनि, सी वाणी और डी स्वनिम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वनिम। और यह भी जान लें कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं। और भाषा विज्ञान में ध्वनि को स्वनिम भी कहा जाता है। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं। नंबर 1 उत्पादन, नंबर 2 संवहन, नंबर 3 ग्रहण। इसी प्रकार से ध्वनि के 4 गुण भी होते हैं, मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। इसी प्रकार से ध्वनि के 2 भेद भी होते हैं, खंड्य और खंड्येतर। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, टीजीटी पीजीटी नेट में बार बार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है का, बी ड़ा, सी न और डी म। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ड़ा। अवधि में ड़ा नहीं होता है। तीसरा प्रश्न, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन ए संयुक्त ध्वनि, बी संप्रेक्त ध्वनि, सी युग्मक ध्वनि, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी युग्मक ध्वनि। अब जान लें थोड़ा सा युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए यानी 2 बार प्रयोग हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है, जैसे अक्षुण्ण, उत्फुल्ल, दिक्कत या प्रसन्नता। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, यानी जो स्वर ध्वनि है उसके कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा दीर्घ, बी पलुत, सी ह्रस्व और डी उपर्युक्त तीनों। बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन बार बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में। ऑप्शन जाएगा सही डी के साथ, उपर्युक्त तीनों। और आप जानते ही हैं कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं और मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा पलुत। 5वां प्रश्न, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। अभी इसका विश्लेषण आपको चौथे प्रश्न में किया गया था, तो आंसर तो आपके सामने ही है। ऑप्शन ए मात्रा, बी अनुस्वार, सी ह्रस्व, डी प्लुत। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, मात्रा। 6वां प्रश्न आपके सामने है, सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए कह रहा है या और वा ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं, बी व्यंजन का उच्चारण स्थान, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, सी अवधेश का विग्रह अवधन देश होता है और डी हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो इसका ऑप्शन सही है ये, या और वा ध्वनियां अर्धस्वर हैं, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं आपके। अब जान लीजिए आप कि या और वा अर्ध ध्वनियां अर्धस्वर क्यों हैं और ये किसके अंतर्गत आती हैं। तिया, रा, ला, वा को अंतस्थ कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन तथा स्वर का मध्यवर्ती सा लगता है, यानी व्यंजन और स्वर के बीच का लगता है, इसीलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। इनमें से अंतस्थ वर्ण है। बहुत ही आसान प्रश्न, अभी आगे 6वें में इसकी व्याख्या कर दी गई है। तो ऑप्शन आपका सही ही जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा वा, बी ता, सी ए और डी औ। सही आंसर है ऑप्शन ए वा। निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन ए ता, बी या, सी पा, डी सा। ये टीजीटी में, पीजीटी में, एनवीएस में, केवीएस में हर जगह पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन इसका जाएगा
बी के साथ। नौवां प्रश्न, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए या, बी बा, सी रा और डी ला। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ यानी बा। और बा क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, टा और या। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, या स्पर्श व्यंजन नहीं है। बाकी का वर्ग के पांचों वर्ण, चा वर्ग के पांचों वर्ण, टा वर्ग के पांचों वर्ण, ता वर्ग के पांचों वर्ण और पा वर्ग के पांचों वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या तो आप जानते ही हैं कि अंतस्थ व्यंजन है। 11वां प्रश्न, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, 2 भेद माने हैं। तो कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में उद्धृत किया है कि बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। 12वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए काखा, बी यारा, सी चा और जा और डी है आपका टा णा। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, का और खा कंठ ध्वनियां हैं। और थोड़ा सा कंठ ध्वनियों के बारे में जान भी लीजिए कि कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से, कहाँ से मित्रों? कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठ कहलाते हैं और इस प्रकार की ध्वनियों को कंठ ध्वनियां कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है मित्रों? आ दोनों, का वर्ग पूरा, का से लेके अंगा तक, हा और विसर्ग, इतने ही कंठ होते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है, उच्चारण स्थान के आधार पर या व्यंजन है? ऑप्शन ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी कंठ्य और डी ओष्ठ्य। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी चा वर्ग पूरा किसके अंतर्गत आता है? तालव्य के अंतर्गत। 14वां प्रश्न, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा चा छा जा झा, बी टा ठा डा ढा, सी पा फा बा भा और डी ता था दा धा। बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन बार बार परीक्षाओं में आया है मित्रों। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, टा ठा डा ढा, ये आपकी मूर्धन्य ध्वनियां हैं। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है? ऑप्शन ए दंत्य, बी दंत्योष्ठ्य, सी कंठ तालव्य और डी तालव्य। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, दंत्योष्ठ्य है या। और क्यों है? कि दांत और जीभ और होठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण ही दंत्योष्ठ्य कहलाता है। और इसका सही उदाहरण क्या है? वा। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ्य है? पुनः उसी प्रश्न का रिवीजन किया गया है, लेकिन फिर भी आपके सामने इसलिए दिया गया है जिससे आपका भी रिवीजन हो ही जाए। तो ऑप्शन ए था, बी फा, सी मा और डी वा। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, व्याख्या इसकी की जा चुकी है। आइए 17वें प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन तालव्य ध्वनि है? चा, पा, ला, हा। सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, चा। और आते हैं 18वें प्रश्न की ओर, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए दंत्य, बी ओष्ठ्य, सी तालव्य और डी वर्त्स्य। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, तालव्य ध्वनि है। 19वां प्रश्न, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है? ऑप्शन ए कह रहा आ, बी था, सी भा और डी जा। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, भा। हम जानते हैं कि पा फा बा भा मा,
ये पांचों जो है ओष्ठ व्यंजन है। 20वां प्रश्न, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कह रहा मूर्धन्य, बी तालव्य, सी दंत्य और डी ओष्ठ्य। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ ओष्ठ्य। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। ऑप्शन ए बड़ी, बी ता, सी फा और डी हा। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ हा। 22वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखना है कि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया मित्रों, आप जान लीजिए नहीं शब्द भी है बीच में। तो ऑप्शन ए कह रहा चा, बी पा में, सी भा में और डी मा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ चा में, क्योंकि चा जो है आपका तालव्य ध्वनि है। 23वां प्रश्न, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, यानी इसका उच्चारण किसके आधार पर होता है। तो ऑप्शन ए तालव्य, बी दंत्य, सी कंठ्य और डी ओष्ठ्य। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के बी के साथ दंत्य। ता था दा धा ना ये दंत्य हैं। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, यानी मूर्धा नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा टा, बी ठा, सी ढा और डी ढ़ा। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ ढ़ा। मूर्धन्य नहीं, आप जानते हैं ढ़ा और ढ़ा जो होता है वो द्विगुण व्यंजन होता है। 25वां प्रश्न, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है तालव्य, बी मूर्धन्य और सी दंतोष्ठ्य और डी कंठोष्ठ्य। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ कंठोष्ठ्य। और इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा कि कंठ द्वारा जीभ और होठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं कंठ्योष्ठ कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत ओ और औ यही आते हैं। तो कभी भी आपसे अगर पूछे तो कंठ्योष्ठ में आपको क्या क्या बताना है, ओ और औ। 26वां प्रश्न आपके सामने, हिंदी की शा, बड़ा शा की बात हो रही है। ये ध्वनि है कौन सी, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत्य है या ओष्ठ्य है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ तालव्य है। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। ऑप्शन ए का, बी छा, सी ता और डी पा। सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ ता। 28वां प्रश्न, मित्रों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं 28वां प्रश्न, हिंदी की बा ध्वनि है। ऑप्शन ए दंत्य ध्वनि, बी ओष्ठ्य ध्वनि, सी मूर्धन्य ध्वनि और डी तालव्य ध्वनि। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ ओष्ठ ध्वनि। 29वां प्रश्न, ड़ा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा तालव्य ध्वनियां हैं, बी कह रहा ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, सी इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है और डी कह रहा है दोनों महाप्राण हैं। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। और यह भी जान लें कि मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियों के साथ साथ ये अल्प प्राण ध्वनियां हैं। 30वां और अंतिम प्रश्न, हिंदी की अग्र आवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है, यानी एक ही इसमें से जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ए में आ, बी में ई, सी में आ और डी में ए, इसी में से कोई एक ऐसी ध्वनि है जो अग्र भी है, आवृत्ताकार भी है और संवृत्त भी है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी ई। और मित्रों इसी 30वें प्रश्न से ही आपको कमेंट में बताना है कि अग्र स्वर कैसे होते हैं, आवृत्ताकार कैसे होते हैं और संवृत्त कैसे होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।